नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक या फिर आप इसे अपडेट भी कह सकते हैं, आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए हैं। जी हां, साल 2023 में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, जहां पर महिलाओं का पुरुषों के समान बराबर का अधिकार दे दिया गया है। अब आप कहेंगे सर, ये तो बहुत पहले हो चुका है। साल 2005 में संशोधन किया गया था, वहीं से महिलाओं का पुरुषों के समान अधिकार आ गया था। इसके बाद फूलवती वाला मैटर आया, दनामा वाला मैटर आया, साल 2020 में विनीता शर्मा वाला मैटर आया, और अब आप आज कह रहे हैं कि बराबर का अधिकार दे दिया। देखिए दोस्तों, जो 2005 में संशोधन हुआ, या फिर हम बात करें विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा की, वहां पर पैतृक संपत्ति की बात की गई है, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। वहां पर महिलाओं का पुरुषों के समान अधिकार दिया गया है। पर साल 2023 जून के महीने में 21 जून दोस्तों, वहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट पास की गई है, जहां पर अब पुरुष की स्वयं अर्जित संपत्ति, यानी कि वह संपत्ति जो पुरुष ने अपनी स्वयं की कमाई से खरीदी है, उसके अंदर अब महिला भी बराबर का अधिकार पाने की हकदार हो चुकी है। और यह चीज मैं यकीन माने आपको रेलिवेंट प्रोविजन, रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस यानी कि लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया है। उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं का पुरुषों की स्वयं अर्जित संपत्ति में बराबर का अधिकार आ गया है। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं ब्रीफ हिस्ट्री के साथ आपको समझा दूं, ताकि जब आज की जजमेंट आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, तो 1% भी आपके मन में कंफ्यूजन ना रह जाए कि पहले कानून क्या कहता था, अब कानून में क्या बदलाव किए गए हैं, ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाए। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट साल 1956, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की। देखिए, यहां पर क्या होता था, अगर आप सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट पर स्पेसिफिकली देखते हैं, तो वहां पर केवल और केवल एक पैतृक संपत्ति में पुरुषों को अधिकार दिया गया था। महिलाओं का संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं था, अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। नाउ साल 2005 में एक अमेंडमेंट इसमें लाया गया, इसके अंदर एक संशोधन किया गया, जिसके तहत इस संशोधन के आने के बाद अगर किसी महिला का बंटवारा किया जा रहा है संपत्ति के अंदर, या फिर किसी के पिता का देहांत होता है, तो वहां पर महिला संपत्ति में बराबर का अधिकार पाने की हकदार होगी। पर दो चीज आप ध्यान दें, अगर इस संशोधन के आने से पहले किसी महिला के पिता का देहांत हो गया हो, उनकी संपत्ति का बंटवारा हो गया हो, तो उस संपत्ति के बंटवारे को दोबारा से ओपन नहीं किया जा सकता। कब? जब 2005 से पहले या तो महिला का विवाह हो गया हो या फिर उनके पिता का देहांत हो गया हो। यह कंसेप्ट साल 2005 के संशोधन में क्लियर किया गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, साल 2016-17 के अंदर दो बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई, जिसे कुछ लोग फूलवती वाला मैटर और दनामा वाला मैटर भी कहते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, यह चीज क्लियर की गई कि अब यह चीज मायने नहीं रखती कि एक महिला के पिता का देहांत 2005 से पहले हुआ है या 2005 के बाद हुआ है, या फिर एक महिला का विवाह 2005 से पहले हुआ है या फिर 2005 के बाद हुआ है। अगर संपत्ति में आज के समय बंटवारा किया जा रहा है, तो महिला को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। हाँ, 2005 से पहले हो गया है तो उस बंटवारे को दोबारा से ओपन नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, इसके बाद 11 अगस्त साल 2020 विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा जैसे एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई, जहां पर यही कंसेप्ट क्लियर किया गया कि अब इस चीज को मायने नहीं रखा जाएगा कि पिता का देहांत, बेटी की शादी कब की गई है। अगर बंटवारा किया जा रहा है पैतृक संपत्ति में, पैतृक संपत्ति आज भी अविभाजित है, तो महिला उठकर आगे से क्लेम करके अपना हिस्सा मांग सकती है। यह चीज इस जजमेंट में साफ तरीके से निर्धारित की दी गई। फिर भी कुछ चीजें क्लियर की गई, जैसे कि 2005 से पहले बंटवारा हो गया है, किसी केस की फाइनल डिक्री 2005 अमेंडमेंट से पहले आ चुकी है, या फिर
किसी प्रॉपर्टी को विल वसीयत या किसी और माध्यम से 2005 से पहले ही एलिनेट कर दिया गया है, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे कि हक त्याग पत्र अगर कोई महिला दे चुकी है तो वहां पर महिला आज भी साल 2023 में भी उठकर अपने हिस्से की मांग नहीं कर सकती, जो मैंने 4 से 5 सिचुएशन अभी आपको बताई। अब दोस्तों ये थी कुछ इसकी बेसिक हिस्ट्री। वैसे तो साल 2022 में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई थी जहां पर यह कहा था कि भले हिंदू सक्सेशन एक्ट से पहले की कोई संपत्ति है, अगर बंटवारे की बात आएगी तो उसके अंदर भी महिला को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। अब ये जितनी भी मैंने आपको चीजें क्लियर की, ये बैक जजमेंट्स हैं, कोई 2022 की है, तो 2020 की है, कोई 2016-17 की है। अब दोस्तों आज जो मैं जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो साल 2023 की जजमेंट है, जहां पर पैतृक संपत्ति नहीं बल्कि पुरुष की खुद की कमाई संपत्ति की बात की जा रही है, पुरुष की स्वयं अर्जित संपत्ति की बात की जा रही है। सबसे पहले आपको मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6 क्लियर कर दूं, इसके बाद साल 2023 की जो जजमेंट है उसका केस टाइटल डिस्कस करके केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर करूंगा, और आखिर में ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दी वो मैं आपको क्लियर करके दूंगा। अब दोस्तों सेक्शन 6 डिस्प्ले पर आप लोगों को दिखाई देगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट। यह आप लोगों को दिखाकर क्लियर करना इसलिए अनिवार्य था ताकि आप लोगों को यह ना लगे कि मैं केवल मौखिक रूप से बातें करता हूं, विद प्रोविजन और रेलिवेंट जजमेंट के साथ की गई बातें ही कल को आपको कोर्ट केस में हेल्प करती है। दोस्तों देखिएगा डिस्प्ले पर सेक्शन 6 बताया गया है, डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई हमारी यहां पर उत्तराधिकार है, हम वारिस है, पैतृक संपत्ति है, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, तो उसका बंटवारा कैसे इन लोगों के बीच किया जाएगा यह बताया गया। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, वो कहता है ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, साल 2005 के बाद से अगर कोई ज्वाइंट हिंदू फैमिली है जो मिताक्षरा लॉ के तहत गवर्न कर रही है, तो उसमें जितने भी कोपार्सनर है, जितनी भी बेटी कोपार्सनर है, उसमें ए पॉइंट कहता है कि बाय बर्थ उनको अधिकार मिल जाएगा सेम बेटे की तरह। बी पॉइंट कहता है कि उनका सेम अधिकार होगा हम वारिस की तरह कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में, जैसे एक बेटे का होता है। सी पॉइंट कहता है कि उनकी सेम लायबिलिटीज और इंटरेस्ट आ जाएगी जैसे एक बेटे की होती है। अब दोस्तों यहां से सेक्शन 6 के सब क्लोज 1 ए बी सी में मैंने आपको साफ तरीके से निर्धारित कर दिया कि एक कोपार्सनरी प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति में बेटी का बेटे के समान अधिकार आ गया है साल 2005 के संशोधन के बाद। नाउ अब बात करते हैं हम साल 2023 की जजमेंट की। यहां से वीडियो को बड़ी ध्यान से देखना, उसके फैक्ट्स और बैकग्राउंड को समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है दोस्तों। अब दोस्तों डिस्प्ले पर आपको साफ तरीके से केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है कन्हैया नायडू, जो प्रेजेंट केस में डाइड हो चुके हैं थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये यहां पर अपीलिएंट एंड प्लेंटिफ है, वर्सेस कमसना अमल एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट एंड डिफेंडेंट है। इसका आप ऐसे नंबर देखिएगा 59 ऑफ 2016, और ये जो केस ऑफ जजमेंट है यानी कि डेट ऑफ जजमेंट जो पास किया ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने 21 जून साल 2023 को पास की गई है। यानी कि इस चीज से तो आपको साफ तरीके से निर्धारित हो गया कि 2023 की इसी मंथ की जजमेंट विद रेलिवेंट अपडेट के साथ आप लोगों के लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं। अब केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा यह पॉइंट आपको क्लियर करके दिया जाएगा। अब दोस्तों साल 1965 जो प्रेजेंट केस में कन्हैया नायडू नाम का व्यक्ति है, वो अपने परिवार का और अपना जीवन यापन करने के लिए एब्रोड चला जाता है, यानी कि इंडिया के बाहर चला जाता है, और वहां पर वो जॉब करता है और अपने परिवार वालों को पैसा भेजता है ताकि वो एक हैप्पीली लाइफ जी सके। नाउ जब वो पैसा भेजता है या फिर एब्रोड जाकर पैसा कमाता है तो वो उन पैसों से कुछ संपत्ति खरीदता है। अब देखने वाली बात क्या है, वो व्यक्ति तो इंडिया के बाहर था, तो अब जब संपत्ति खरीदी जा रही थी तो उनकी रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए वो इंडिया तो स्पेशली आ नहीं सकता था, तो ऐसी कंडीशन में उसकी पत्नी ने अपने नाम से संपत्ति की रजिस्ट्री करा ली। पर देखने वाली बात क्या है कि हस्बैंड इंडिया के बाहर गया है, उसने पैसा कमाया है, उस पैसे से ये संपत्ति खरीदी जा रही है। नाउ यहां पर साल 2002 में हस्बैंड एक इंजंक्शन सूट दाखिल करता है अपनी पत्नी के खिलाफ, जब उसका और उसकी पत्नी के बीच विवाद शुरू होता है, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। तो 2002 में जब इंजंक्शन सूट डाला गया तो उनका कहना है कि उनकी वाइफ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर उनकी संपत्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल करके आगे बेचना चाह रही है, तो प्रेजेंट टाइम पर इस पर रोक लगाई जाए। रीजन क्योंकि यहां पर जो ये संपत्ति खरीदी गई है उस व्यक्ति के पैसों से खरीदी गई है, बिकॉज वो इंडिया के बाहर था, इसी वजह से उसकी रजिस्ट्री संपत्ति की पत्नी के नाम मजबूरीवश करानी पड़ी। अब दोस्तों यहां पर पत्नी के आर्ग्यूमेंट्स ये हैं जो उनके काउंसिल कर रहे हैं कि जब हस्बैंड को अब्रोड भेजा गया है, इंडिया के बाहर भेजा गया है कमाने के लिए, तो पत्नी ने
अपनी पैतृक संपत्ति का हिस्सा बेचकर जो पैसे आए हैं उन पैसों से उसको बाहर बेचा है। इसके अलावा जब एक पति बाहर जाकर मेहनत कर रहा था, उसी सेम दरमियान पत्नी भी घर पर उसके परिवार को पालकर उसके पीछे से खाना पानी से लेकर सभी प्रकार की मेहनत उस परिवार पे लगा रही थी। तो अगर एक पति पैसा कमाने में परिवार को पालता है, तो ठीक इसी प्रकार से एक पत्नी भी अपने जीवन की हर रोजमर्रा जरूरतों को छोड़कर परिवार के लिए अपना समय निकाल देती है। तो इस बिहाफ से यहां पर पत्नी का भी बराबर का अधिकार बनना चाहिए। इसके अलावा पत्नी का कहना है कि वह स्वयं भी टेलरिंग का काम करती थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो जब यह संपत्ति खरीदी गई तो थोड़ा बहुत योगदान उस पत्नी का भी उसमें रहा है। इसके अलावा जब पत्नी अपने 24 के 24 घंटे उनके परिवार को पालने में इन्वेस्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि केवल जो पुरुष पैसा खरीदने में संपत्ति का योगदान दे रहा है केवल उसका अधिकार है, क्योंकि पत्नी भी अपने जरूरी बहुमूल्य समय का योगदान अपने परिवार को पालने में कर रही है। तो यह सारा सिनेरियो अगर देखा जाए तो एक पत्नी का भी पुरुष के समान बराबर का अधिकार स्वयं अधिक संपत्ति में आना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे पहले जब ये पॉइंट्स ट्रायल कोर्ट के सामने गए तो ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला नहीं दिया और हस्बैंड के फेवर में डिक्री पास कर दी। जब ये मैटर आगे चलकर अपीलिएंट कोर्ट में गया, यानी कि उसको अपील में डाला गया, तो उस अपील में हस्बैंड के अगेंस्ट में फैसला आया और वाइफ के फेवर में डिक्री कर दी गई। ना दोस्तों, इस चीज से परेशान होकर जो प्रेजेंट केस में हस्बैंड है कन्हैया नायडू, वो ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अब यहां पर मद्रास हाईकोर्ट के सामने यही सिचुएशन आती है कि पैसा सारा का सारा हस्बैंड का लगा है, किंतु वाइफ का क्लेम यह है कि उसने भी अपना इंपॉर्टेंट टाइम अपने सभी सपने मारते हुए अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली को पालने में लगा दिया। तो कैसे हस्बैंड का पूरा शेयर उस प्रॉपर्टी में माना चाहिए? पत्नी का भी बराबर का अधिकार वहां पर होना चाहिए। अब दोस्तों, ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने यहां पर क्या एग्जामिनेशन करके ऑब्जर्वेशन पास की, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब दोस्तों, प्रेजेंट सिनेरियो में जब यहां पर ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट पास की तो सभी लोगों को शॉक कर दिया। यहां पर मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि एक व्यक्ति केवल तभी माइंडफुली, पीसफुली अपनी जॉब कर सकता है जब उसकी पत्नी उसकी फैमिली को पालने में अपना पूरा सपोर्ट कर रही हो, उसके बच्चों को पालने में अपना पूरा योगदान कर रही हो। मद्रास हाईकोर्ट का कहना था कि अगर देखा जाए तो एक हस्बैंड केवल दिन में 8 से 10 घंटे नौकरी करता है और उसकी अर्निंग अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड करता है, जबकि एक महिला के ऊपर देखा जाए तो उसकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। इसके बावजूद उसको वहां पर कोई फाइनेंशियल अर्निंग नहीं होती। तो इससे इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि एक महिला का क्या फाइनेंशियल योगदान उसमें है या नहीं। मद्रास हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि भले महिला डायरेक्टली एक फाइनेंशियल सपोर्ट उस प्रॉपर्टी को खरीदने में अपना नहीं दे रही, किंतु जो बैक सपोर्ट उस महिला की तरफ से दिया गया है वो इसी के बराबर माना जाएगा, क्योंकि अगर वो बैक सपोर्ट नहीं होता तो एक व्यक्ति कभी भी उठकर इतना इफेक्टिवली अपनी जॉब पर ध्यान नहीं दे सकता था। और एक महिला कंपैरिजनली हस्बैंड से ज्यादा काम करती है अगर फैमिली को पालने की बात आए तो। अब यही चीज मैं आपको दोस्तों डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं, मात्र 2 से 3 लाइन है, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट में लाइंस क्या थी। डिस्प्ले पर देखिएगा, ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि अगर मैरिज होती है तो एक महिला अपना सभी पेड वर्क सब कुछ योगदान में दे देती है ताकि वो अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली की देखरेख कर सके, उनके बच्चों की देखरेख कर सके, और ये जो वो मेहनत करती है उसका उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। और इसका आखिरी में रिजल्ट यही आता है कि उसको वहां पर कोई भी चीज बेनिफिशियल तरीके से हाथ में नहीं आती है, यानी कि आखिर में उसको कोई भी बेनिफिट उस हार्ड वर्क से नहीं मिलता। तो ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने यहां पर यही कहा कि जो हस्बैंड है जिसने खुद की फाइनेंशियल अर्निंग से उस प्रॉपर्टी को खरीदा था, वो महिला जिसने उसके परिवार को पाला था, वो हाफ शेयर, आधा हिस्सा पाने का वहां पर पूरा अधिकार रखती है। और इस जजमेंट में अब यह चीज निर्धारित कर दी गई है कि एक महिला पुरुष के समान अब उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति में यह चीज दिखाकर कि मैंने इसके बच्चों की देखरेख की है, मैंने इसके परिवार को पाला है, ऐसी सिचुएशन में बराबर का 50% अधिकार मांग सकती है, जो प्रेजेंट जजमेंट में भी क्लियर मैंने आपको कर दिया दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर करे। और ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट आई है वुमेन्स राइट इन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ मैन, ये आगे चलकर अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी एग्जामिन करेंगे। अब हो सकता है कि जल्द ही इसमें और बड़ा बदलाव भी आ जाए। तो अगर आप इन बदलावों को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आप पर्सनली मुझसे डिस्कशन, लीगल एडवाइस, कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।